हेलो दोस्तों, कुछ बच्चों ने बोला था कि उनको इंट्रोस्पेक्शन समझ नहीं आया। 11th क्लास के बच्चे हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी वीडियो, बहुत लंबी नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन पर मैंने बनाई है और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखी है। तो सबसे पहले देखो इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं आत्मनिरीक्षण। निरीक्षण करना क्या होता है? देखो, निरीक्षण करना होता है ना, किसी चीज़ को जांचना, परखना। जब हम किसी चीज़ को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसको हम निरीक्षण करना या एग्जामिन करना, इंस्पेक्शन करना ऐसे बोल देते हैं। आप लोगों ने अपने स्कूल में भी सुना होगा कि बाहर से लोग आते हैं, सीनियर अथॉरिटीज़ इंस्पेक्शन करने। ठीक है, तो वो इंस्पेक्शन क्या होता है, वो देखने आते हैं कि स्कूल प्रॉपर जो रूल्स रेगुलेशन है, जो गाइडलाइंस है, उन्हें फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को चेक करने आते हैं। ठीक है, तो किसी चीज़ को चेक करना, उसको हम निरीक्षण बोलेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं और मानसिक प्रक्रियाओं का आंतरिक अवलोकन या परीक्षण करना। ठीक है, यानी कि यहाँ हम किसके विचारों को कर रहे हैं? खुद के विचारों को। पहले इंग्लिश में भी देखते हैं यहाँ पे, इंटरनल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन ऑफ वंस ऑन थॉट, फीलिंग्स एंड मेंटल प्रोसेस। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, निरीक्षण करना है, किस चीज़ को जांचना, परखना है, देखना है, समझना है उसे। और किसका करना है? क्योंकि हम अपना कर रहे हैं तो हम इसको आत्म मतलब खुद का, इंट्रो मतलब विद इन, अपने ही अंदर। हम जब अपनी भावनाओं का, अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का अवलोकन करते हैं तो उसे हम इंट्रोस्पेक्शन बोलेंगे। अब बात आती है साइकोलॉजी में इसका क्या रोल है। तो देखो, सबसे पहला जो एक तरीका जाना गया था साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट करने का, वो यही था, इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन? जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, यानी कि हम लोग। मान लो मेरे ऊपर मुझसे कोई बोले कि अपना इंट्रोस्पेक्शन करो, या आपसे बोले कोई, तो इसका मतलब है आप क्या हुए? सब्जेक्ट। साइकोलॉजी में हम ह्यूमन बीइंग पर एक्सपेरिमेंट करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, उन्हीं के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी का तो अध्ययन कर रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग है या जो सब्जेक्ट है, अब उसे एक सिचुएशन दी जाती है या कोई कंडीशन दी जाती है। अब उस कंडीशन में उसका जो मेंटल प्रोसेस है वो किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, वो किस तरह से उस चीज़ को सोच रहा है, और फिर वो उसके बारे में बताएगा। किसको? जो ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर कौन होता है? जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है, उसको हम ऑब्जर्वर बोलते हैं। ठीक, अब इस एक्सपेरिमेंट के तरीके को जो है लेस साइंटिफिक बोला गया है। लेस साइंटिफिक क्यों बोला गया है? क्योंकि इस तरीके में जो ऑब्जर्वर है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में हम लोग साइंटिस्ट भी बोलते हैं। ठीक, तो जो ऑब्ज़र्व कर रहा है उसे सिर्फ उतना ही पता चलेगा जितना सब्जेक्ट उसे बताएगा अपने बारे में। ठीक है, अब जैसे किसी को हमने दिया कि सपोज़ रेड कलर है, हमने बोला कि आप रेड कलर के बारे में सोचो और बताओ आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में आती हैं, क्या थॉट्स आते हैं, कैसा लगता है। तो अब रेड कलर के बारे में वो इंसान क्या सोचता है, हमें उतना ही पता चलेगा जितना वो हमें बताएगा। हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जान सकते। ठीक है, या हम उसे किसी पर्सन के बारे में बोलें कि वो आदमी आपको कैसा लगता है, वो पर्टिकुलर पर्सन जो आपको कैसा लगता है उसके बारे में हमें बताओ। तो सोचेगा, फिर वो देखेगा कि इसके बारे में मुझे अच्छा बोलना है या बुरा बोलना है। तो उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि मुझे ऑनेस्ट रह के आंसर करना है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डिप्लोमेटिक होना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं करना है। तो कम्प्लीटली डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। इसमें ऑब्जर्वर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। और दूसरा जो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है वो यही है कि सब्जेक्ट जितना बताएगा, ऑब्जर्वर उतना ही उस चीज़ को नोट करेगा, उस चीज़ का उसके अकॉर्डिंग वो रिज़ल्ट इंटरप्रिटेट करेगा। तो पूरी तरह ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बात होती है हमारी आत्मनिरीक्षण की। और इसका याद रखेंगे कि सबसे पहला तरीका जो हमारी जब साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की स्टार्टिंग हुई, तो यही एक तरीका यूज़ किया जाता था।
और यहाँ पर छोटा सा रिकैप आपको स्ट्रक्चरलिज्म का भी दे देते हैं, संरचनावाद इसको कहते हैं। जो मेन पॉइंट हैं वो याद रखिए, अगर आपको सारा कुछ याद नहीं हो पा रहा है, जितना यहाँ पर लिखा है बोर्ड पे वो सफिशेंट है। तो सिंपल याद रखिए, स्ट्रक्चरलिज्म है, संरचनावाद। क्यों? क्योंकि जो ये ब्रेन की संरचना है, सॉरी माइंड की संरचना, ठीक है, उसके ऊपर इनका जोर था कि माइंड के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, ये उन्हें जानने में ज़्यादा अपना एक्सपेरिमेंट करते थे। स्ट्रक्चरलिस्ट कौन थे? फर्स्ट विल्हेम वुंड, इनको याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कौन थे, तो इनका नाम भी विल्हेम, मतलब इसमें भी इनका ही नाम आएगा, विल्हेम वुंड का ही नाम आएगा। और जो हमारी फर्स्ट लैब थी वो कल भी मैंने बताया था आपको, पहली वीडियोज़ में भी बताया था कि लिप्जिंग में जर्मनी में ओपन हुई थी, वो भी विल्हेम वुंड ने ही ओपन किया था, उसको स्टार्ट किया था, और 1879 ईयर है, ये चीज़ याद रखनी है। फिर इंट्रोस्पेक्शन, वो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, बस इतना याद रखें कि अर्लियर प्रोसीजर है कि पहले हम इसको यूज़ करते थे, अभी नहीं इतना इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि और ये क्या है, लेस साइंटिफिक है। अब लेस साइंटिफिक कोई चीज़ प्रूव हो गई है कि भाई इसमें प्रॉपर कुछ ना कुछ डाउट है, तो फिर नई चीज़ें निकल कर आएंगी ही आएंगी, ठीक है। एक चीज़ अगर पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं की जाती है, कोई लॉ है या कोई रूल है, ठीक है, कोई थ्योरी निकल कर आई है, और अगर वो पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं की जा रही है, तो इसका मतलब है कि उसके साथ अब कुछ और नया निकल कर आएगा, राइट। और एक चीज़ और था इंट्रोस्पेक्शन में, आप याद रखेंगे कि जो इंट्रोस्पेक्शन है उसके लिए जो सब्जेक्ट है उसका मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, मतलब वो बहुत समझदार हो, तभी वो अच्छे से चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएगा। अगर हम अब छोटे बच्चे को बोलें कि भाई तुम इंट्रोस्पेक्ट करके बताओ, तो छोटा बच्चा नहीं उस चीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएगा। तो इसमें बहुत सारे लैकिंग थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो इसलिए इसको पूरी तरह जो वुड के साथ के और साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। अब इसके बाद जो आएगा, स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आएगा फंक्शनलिज्म, फिर हम उसके बारे में